हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जीरो रूट रिएक्शन। जीरो रूट रिएक्शन होती क्या है एंड फॉर द जीरो रूट रिएक्शन आप कैसे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का डेरिवेशन फाइंड करते हो, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर द जीरो रूट रिएक्शन। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हमें आज कवर करने हैं। इनिशियली हम शुरू करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ जीरो रूट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ जीरो रूट रिएक्शन। बिफोर द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियली हम समझते हैं कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती क्या है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है H2 प्लस में Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन होती है, आपको मिलता है 2HCl। एक हमारे पास है CH4 प्लस में Cl2, सेम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, आपको मिलेगा CH3Cl प्लस में HCl। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं और डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है, आपको मिल जाएगा N2 गैस और हाइड्रोजन गैस। एंड लास्ट में लिखता हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड का डीकम्पोजिशन। सेम इसके लिए हमारे पास गोल्ड का सरफेस चाहिए। गोल्ड यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, आपको मिलेगा H2 प्लस में I2। ये सभी के सभी रिएक्शंस आपके पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस हैं। कैसे है समझते हैं। पहले दो रिएक्शंस देखो, इन दो रिएक्शंस के अंदर सनलाइट का होना काफ़ी ज़रूरी है। हम क्या बोलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शंस हो ही नहीं सकती। आपके पास चाहे रिएक्टेंट है कम है या फिर ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास सनलाइट है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए, इन दो रिएक्शंस के लिए रेट डिटर्मिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, सनलाइट। हम क्या बोलते हैं, इन दो रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्शन का रेट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये हुआ, इन दो रिएक्शंस के अंदर सनलाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स उतनी ही जल्दी क्या होंगे, ब्रेक होंगे, हिंस उतनी जल्दी क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, यानी इन दो रिएक्शंस के अंदर फिर से जो रिएक्शन का रेट है या फिर स्पीड है उसकी आप डिटर्मिनेशन कर सकते हो ओनली बाय द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। ठीक है, रिएक्टेंट्स आपके पास अगेन चाहे कम है या फिर ज़्यादा है, उस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, सनलाइट की इंटेंसिटी पर। तो मैं लिखता हूँ कि जो रेट है वो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब बात करें इन दो रिएक्शंस की। ये दोनों आपके पास डीकम्पोजिशंस के रिएक्शन है। एक में अमोनिया का डीकम्पोजिशन हो रहा है तो दूसरे रिएक्शन के अंदर क्या HI का डीकम्पोजिशन हो रहा है। ये दोनों रिएक्शंस हमारे पास तभी हो सकती है जब यहाँ पे क्या होंगे, कैटलिस्ट। कौन से कैटलिस्ट, प्लेटिनम और गोल्ड। होता क्या है, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर ये जो प्लेटिनम है और गोल्ड है ये अपने सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शंस को होने के लिए। हम क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा प्लेटिनम और गोल्ड का सरफेस होता है उतने ज़्यादा ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और HI के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं, एंड उतनी ज़्यादा इनमें क्या होती है, रिएक्शंस होती है, जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। अगेन अगर इन दोनों रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट नहीं है तो ये दो रिएक्शंस भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, सरफेस एरिया, एंड जो सरफेस एरिया वो कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम द कैटलिस्ट। तो यहाँ पर इन दो रिएक्शंस के लिए आप क्या बोलते हो, रेट क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट। तो ओवरऑल 4 के 4 रिएक्शंस में हमने ये देख लिया, ये जो दो रिएक्शंस है यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड करता है सनलाइट की इंटेंसिटी पर, एंड यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड करता है हमारे पास कैटलिस्ट के सरफेस एरिया पर। ओवरऑल चारों रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन उस पर रेट क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट। तो इसी तरह की रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे जो रेट होता है रिएक्शन का, जहाँ पे जो रेट होता है रिएक्शन का वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, उसी को आप क्या बोलते हो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस। ठीक है, अगेन ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे रिएक्शन का रेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर, उसको आप क्या बोलते हो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस। चलो डेफिनेशन तो होगी, अब हम डिस्कस करते हैं इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से समझना, और पेपर में जनरली पूछ ली जाती है। इनिशियली हम एज्यूम करते हैं ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ए से बी, एंड ये जो आपके पास रिएक्शन है ये हमारे पास एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, ठीक है। इसका मतलब इनिशियली आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, रिएक्टेंट्स, उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थी, वो हमने मान ली क्या है, ए नोट। ए नोट का मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी, टी टाइम पर हमने माना कि जो ए नोट कंसंट्रेशन था उससे क्या बन गया आपके पास, ए कंसंट्रेशन, या आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन। व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो था, रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बना नहीं था, तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जीरो। रिएक्टेंट्स की हमने मान ली इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आती, ए नोट। आफ्टर सम टाइम नॉर्मल सी बात है, रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, अभी जो कंसंट्रेशन है ए नोट नहीं रहेगा, वो कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए आपके पास क्या, फाइनल कंसंट्रेशन है। आप सभी ने सीखा हुआ है कि विद द टाइम किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या होती है, कम होती जाती है, एंड जो प्रोडक्ट्स उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती जाती है। अभी अप्लाई करो रेट लॉ, बाय द रेट लॉ, रेट क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड पावर में क्या आता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिंस ये आपके पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो पावर में क्या आ जाएगा, जीरो। रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो, एंड किसी के पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन, यानी रेट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, के यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट होता है जिसको आप सिंपली क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये वन है। आगे बात समझ में, बाय द रेट लॉ, रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, पावर में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिंस ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो पावर में क्या आ जाएगा, जीरो। साइन इट आओगे प्रोपोर्शनलिटी, आपके पास कांस्टेंट आता है जिसको आप क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, सिंस किसी की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन। अब यहाँ से हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन आ चुका है, रेट इज इक्वल टू क्या बन गया, के। सेम बाय द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट, अभी रेट को हम लिखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, तो कैसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस में चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बाय में क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। ये आ गया आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म में रेट, माइनस में डी ए बाय में डी टी। अब देखो ये भी आपके पास रेट है एंड ये भी आपके पास क्या रेट है, दोनों को आप कर दो इक्वेट। यहाँ लिखता हूँ मैं बाय 1 and 2, के इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, माइनस में डी ए बाय में डी टी, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा के डी टी इज इक्वल टू माइनस में डी ए। हेंस आप बोल सकते हो डी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस में के डी टी। अब दोनों साइड में क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसको हम रिमूव करते हैं बाय द इंटीग्रेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये कर दिया इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड, 1 into डी ए। अब मैथ में सीखते ही हो, क्या सीखते हो मैथ में आप, कि 1 into में डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, 1 into डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होता है, या फिर 1 into डी जेड, बताओ क्या बनेगा इंटीग्रेशन, जेड, ठीक है। मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। यहाँ पे क्या रहा 1 into डी ए, तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा, ए, ठीक है। लिमिट्स लगाना मत भूलना, लोअर लिमिट आपके पास क्या बनेगी, ए नोट, और फाइनल क्या बन जाएगी आपके पास, ए, ठीक है। ये आपके पास लोअर लिमिट और ये जाएगी अपर लिमिट। कंसंट्रेशन में कहाँ से कहाँ वेरिएशन हो रहा है, ए नोट से ए, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं ए नोट से ए, माइनस में के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में रूल होता है कि जो कांस्टेंट होता है हमेशा बाहर निकल जाते हैं। अभी आएगा 1 into में डी टी, बताओ 1 into डी टी, इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या बनना चाहिए, पहले लिख लेते हैं, माइनस में के, इसका बनेगा सिंपली टी, 1 into डी ए का बना ए, 1 into डी एक्स का बना एक्स, 1 into डी वाई का बना वाई, तो सेम 1 into डी टी का क्या बन जाएगा, टी, ठीक है। अब पुट करो अपर लिमिट, देन माइनस में क्या होता है, लोअर लिमिट, ए माइनस में क्या हो जाएगा, ए नोट इज इक्वल टू माइनस में के टी।
इस पूरे को हम करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपके पास ए नोट माइनस में ए इज इक्वल टू क्या आ गया के टी। यहाँ से आप टी निकालो, टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा ए नोट माइनस में ए बाय में के। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया फॉर द टाइम पीरियड, ए नोट माइनस में ए इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में फाइनल कंसंट्रेशन बाय में रेट कांस्टेंट, इसी को आप क्या बोलते हो, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, डेरिवेशन हमें करना था, वो दिया हमने कर। पेपर में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ज़्यादा आसान है, आप एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन एज्यूम करो, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, फाइनल क्या आ जाएगी ए, बाय द रेट ला, रेट इज इक्वल टू के आ गया, एंड बाय द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट, रेट क्या आ जाएगा माइनस का डी ए वाई में डी टी। ये भी रेट है, ये भी रेट है, दोनों को इक्वेट कर दिया। फाइनली के इज इक्वल टू क्या बना माइनस का डी ए वाई में डी टी, तो के डी टी इज इक्वल टू हो गया माइनस का डी ए। वो सेट हम कर देंगे इंटीग्रेशन, सिंस यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं डेरिवेशन के अंदर, दैट इज़ वाई इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। वन का जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास ए बनेगा, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट ए नॉट। ठीक है, माइनस में के बाहर आ जाएगा, वन आपके पास कांस्टेंट रह गया, तो यहाँ पे वन का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। अभी हम पुट करेंगे पहले अपर लिमिट देन माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ से फाइनली टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए नॉट माइनस में ए बाई में के। इसी को आप क्या बोलते हो, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, एंड वो जो ग्राफ है वो आपके पास बनेगा ए और टी का, फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम का। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम। आप इस क्वेश्चन को देखो, ए माइनस में ए नॉट इज इक्वल टू क्या माइनस का के टी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, यहाँ से आप ए निकालो, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस में के टी प्लस में क्या आ जाएगा ए नॉट। ए आपके पास आ चुका है माइनस में के टी प्लस में ए नॉट। इसको आप कंपेयर करो विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस का सी। ठीक है, जब हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, इस कंडीशन के अंदर आपके पास ग्राफ बनता है विद द नेगेटिव स्लोप। सेम यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव स्लोप। y है, वहाँ पे क्या है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए, t है, वहाँ पे आपके पास क्या एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप बनेगा, स्लोप बताओ क्या आएगा, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k, एंड जो आपके पास ये इंटरसेप्ट कटेगी कहाँ पर, y एक्सिस पर, c इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास ए नोट। आगे बात समझ में, ये हो जाएगा इसका ग्राफ। किया कुछ भी नहीं है, यहाँ से a निकाल लिया, a इज इक्वल टू आ गया माइनस का के टी प्लस में ए नोट, एंड इसको हमने कंपेयर किया विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस का c। ठीक है, जब हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है, इस कंडीशन में ग्राफ क्या बनता है, विद द नेगेटिव स्लोप, नीचे की ओर जाएगा। ऐसे कंपेयर कर लो, y है वहाँ पे क्या आ जाएगा a, x है वहाँ पे क्या आएगा आपके पास t, स्लोप है दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k, एंड फाइनली जो इंटरसेप्ट है दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास ए नोट हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं T1/2 मतलब हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियली हम मतलब समझते हैं कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। आप क्या बोलते हो, ये आपके पास वो टाइम पीरियड है, ये आपके पास वो टाइम पीरियड है जहाँ पे जो रिएक्टेंट्स की फाइनल कंसंट्रेशन होती है, जहाँ पे जो रिएक्टेंट्स की फाइनल कंसंट्रेशन होती है वो बन जाती है इनिशियल का हाफ। क्या बन जाती है, इनिशियल का हाफ। ठीक है, वो टाइम जहाँ पे जो रिएक्टेंट्स का फाइनल कंसंट्रेशन होता है इनिशियल का हाफ बन जाता है, उसी को आप क्या बोलते हो, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। डेफिनेशन लिखते हैं, टाइम एट विच concentration of the reactants remains half of concentration, कौन सी, फाइनल लिखना आपने, फाइनल concentration of the reactants remains half of initial is known as हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ठीक है, वो टाइम जहाँ पे जो रिएक्टेंट्स का फाइनल कंसंट्रेशन होता है इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको आप क्या बोलते हो, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ठीक है,
एक्सप्रेशन करते हैं इसके लिए। एज अभी आप लोगों ने किया टी, बताओ टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आया था, ए नोट माइनस में ए बाय में के, ठीक है। व्हेन टी इज इक्वल टू होगा आपके पास टी 1/2, ठीक है। जब आपके पास टी इज इक्वल टू टी 1/2 होगा तो बताओ जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनिशियल का हाफ, ठीक है। जैसे आपके पास टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, इस कंडीशन के अंदर जो फाइनल कंसंट्रेशन वो बन जाएगा इनिशियल का हाफ। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करो, टी की जगह पे आ गया टी 1/2 इज इक्वल टू ए नोट माइनस में ए नोट बाय में क्या आ जाएगा 2 बाय में के, तो ये हो गया टी 1/2 इज इक्वल टू ए नोट बाय में 2 के। ये हमारे पास हो जाएगा जीरो रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। टी 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नोट बाय में 2 के। एंड यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो टी 1/2 होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं ग्राफ भी बना सकता हूँ, कैसे, इस एक्सिस पे आप ले लो टी 1/2 एंड यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, ए नोट। बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड बात करें स्लोप की, आप यहाँ स्लोप भी निकाल सकते हो। इस पूरे को आप कंपेयर कर लो विद द y इज इक्वल टू एम एक्स, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या आ गया टी 1/2, जहाँ पर x एक्सिस है वहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ए नोट, ठीक है। तो आपके पास जो स्लोप है वो क्या बचेगा, ये वाला पूरा 1/2 के, ठीक है। तो इसके लिए जो स्लोप है हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 के। ये ध्यान रखना, समटाइम्स क्या होता है आपको ग्राफ गिवन होता है टी 1/2 वर्सेस ए नोट का, एंड पूछ लेगा व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो क्या बताओगे, m इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 के। ये था हमारे पास टी 1/2 फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ अभी हम फाइंड करते हैं रिलेशन बिटवीन टी 3/4 एंड टी 1/2 फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। टी 1/2 आपके पास क्या था, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, इसको आप टी 50% भी बोल सकते हो। टी जो 3/4 होता है इसको हम बोलते हैं टी 75%, ठीक है। जैसे कि आपने सीखा था कि टी 1/2 क्या था या टी 50% हमारे पास क्या था, ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट है, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, रिएक्शन में चला जाएगा और हाफ बच जाएगा, उसी को आप क्या बोलते हो, टी 1/2। बट वो टाइम पीरियड जहाँ पर 75% ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन में जा चुका होगा, ठीक है, उसको आप क्या बोल दोगे, टी 3/4 या टी 75%। करते हैं, हमने किया अभी एज आपके पास जो टी 1/2 आया था, कितना आया था आपके पास, ए नोट बाय में 2 के, ये हमने कर लिया था फाइन, ठीक है। अगेन हमने सीख लिया कि t इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, ए नोट माइनस में a बाय में k, ठीक है। अब t 1/2 अगेन इसका मतलब था कि 1/2 ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन में जा चुका है, या जो 50% ऑफ द रिएक्टेंट है वो रिएक्शन में जा चुका है। सेम आप यहाँ से गैस कर लो, t 75% का मतलब क्या होगा कि जो 75% ऑफ द रिएक्टेंट है वो रिएक्शन में जा चुका है। था कितना इनिशियली, ए नोट, 75% रिएक्शन में चला गया, मतलब कितना चला गया, 3/4 ए नोट, तो बचा कितना आपके पास, 1/4 ए नोट, एंड ये आपके पास इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। टी 3/4 पर जो हमारे पास रिएक्टेंट्स की फाइनल कंसंट्रेशन बचेगी दैट इज इक्वल टू क्या आएगी, ए नोट बाय में 4। पुट करो, अगर टी इज इक्वल टू होता है टी 3/4, इस कंडीशन के अंदर ए नोट माइनस में ए, बताओ ए कितना हो जाएगा आपके पास, ए नोट बाय में 4, बाय में क्या आ गया, के। सॉल्व करें, टी 3/4 ये आपके पास आ जाएगा 3 ए नोट बाय में 4 के। टी 3/4 टी 75% हमारे सामने आ चुका है, टी 3/4 भी आ गया, टी 1/2 भी आ गया, इन दोनों के बीच हमें रिलेशन फाइंड करना था। करते हैं फाइंड। यह मान लो आपके पास क्या है, 2 है, आप क्या करो, 1/2 करो, 1/2। इस कंडीशन के अंदर टी 1/2 बाय में आ गया टी 3/4, ठीक है। लिखते हैं, ऊपर आपके पास क्या है, ए नोट बाय में 2 के, नीचे आपके पास बनेगा ए नोट बाय में 4 के,
यहाँ पे 3a0 बाय में 4k, a0 से a0 कैंसिल, k से k कैंसिल, एंड यहाँ पे आपके पास आ गया ये 2, ये बचेगा t1/2 t3/4 इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 1, नीचे आपके पास बचा 3/2, जिसका मतलब ये हुआ 1 बाय में बच गया आपके पास 1.5, तो t3/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ t1/2, या आप इसको बोल सकते हो t75%, आपके पास होएगा 1.5 टाइम्स ऑफ t50%। ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है t50% और t75% के बीच में, ठीक है। एंड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, बोलेगा प्रूव दैट t3/4 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ t1/2, या फिर t75% इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ t50%। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों समटाइम्स आपसे पूछता है एक्स्ट्रा के अंदर हम करने t100%, वेरी शॉर्ट के अंदर या MCQs में आपसे पूछ सकता है t100% कितना निकलेगा, ठीक है। 100% का मतलब क्या, रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो चुकी है, पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगेन t इज इक्वल टू क्या होता है a0 माइनस में a बाई में k, अगर t 100% आता है, रिएक्शन पूरी हो चुकी है, पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, मान लिया। अब ये बताओ, जब हमारे पास रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाएगी, पूरा जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या रिएक्टेंट की कुछ फाइनल कंसंट्रेशन बचेगी? नहीं बचेगी, मतलब आपके पास A कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अगर t 100% होता है, इस कंडीशन के अंदर जो आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है कितनी हो जाएगी 0, बस पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये आपके पास a0 बाय में k, तो t 100% का फॉर्मूला आपको आना चाहिए a0 बाय में k। लास्ट चीज़, हमने t का फॉर्मूला किया अभी a0 माइनस में a बाय में k, बट अगर आपके पास रिएक्शन क्या गैसेज है, मेरे पास कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जो कि क्या गैसेज है, जो रिएक्टेंट है वो आपके पास क्या गैस के फॉर्म में है, इस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर a0 का यूज़ नहीं करोगे। आप सभी को पता है गैस के जो कंसनट्रेशन होती है उसके प्रेशर में मापी जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर आएगा, t इज इक्वल टू बन जाएगा P0 माइनस में P बाई में K, और T1/2 भी आपके पास चेंज हो जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा P0 बाई में 2K, ठीक है। एंड T जो हमारे पास 100% है ये भी चेंज हो जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा P0 बाई में K। अगर आपके पास रिएक्शन गैसेस आती है, जो रिएक्टेंट्स है वो आपके पास गैस के फॉर्म में आते हैं, इस कंडीशन के अंदर आप कंसंट्रेशन में यूज़ करोगे किसका, प्रेशर का, ठीक है। जहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है वहाँ पे इनिशियल प्रेशर आ जाएगा, जहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन है वहाँ पे फाइनल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। a0 को आप रिप्लेस कर दोगे बाय द P0, एंड जो हमारे पास a है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द P, ठीक है, बाय द P। सेम T1/2 है, वहाँ भी चेंज हो जाएगा, और T जो हमारे पास 100% है वहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो बच्चों हमारे पास कंप्लीट जीरो रिएक्शन के कुछ मेन टॉपिक्स, एंड हमने कर लिया इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आप इन सब की प्रैक्टिस करना, समझना, क्योंकि सभी जो टॉपिक्स हैं जो हमने करे हैं, रिलेशंस कर रहे हैं, डेरिवेशंस कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना बच्चों। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।